दोस्तों, मैथ्स साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जो सीटेट में हमारे जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उसी टाइप के आपको ये क्वेश्चन में 30 प्रश्न है की श्रृंखला है। सीडीपी से पेडागोगी के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन बाल विकास के हैं। तो इसी क्रम में आपको 30 प्रश्न दिए जा रहे हैं और 30 में से आपको 30 ही लाना है। और जहां आपकी कमी दिखती है उस टॉपिक को आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है आपको कि बच्चों को यानी बच्चों डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो बताना है सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन या मीडिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा क्या करते हैं? लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपको दिया है प्रश्न नंबर दूसरा है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको लगाना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो उनकी भाषाओं को समझना मुश्किल है। मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाएं कर रहे हैं आप, तो उनकी भाषाओं को समझना मुश्किल है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, ये भी गलत है। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ये भी गलत है। तो इसके बाद हमारा कौन सा सही हो जाएगा? वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। आपको दिया है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, अब आप कहेंगे कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हाँ, इसे मान सकते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सहायक होता है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ये भी हो सकता है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे सही हमें क्या लग रहा है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्या हो सकता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। दिया है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्या होगा? दोनों का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो बच्चे सीखने की ज़रूरत को जानने में और तद अनुसार शिक्षक रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने में, या बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। यह दिया है आपको कि बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो इसका आप लोग 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को क्या हो जाएगा? जानने में। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है, आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अब ये बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए देखेंगे, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो क्या हो जाएगा इसमें से? आप लोग आंसर देंगे जल्दी से। इसका सही हो जाएगा आपका कि बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्या होता है? 5वें का प्रश्न क्या होगा आपका? यह बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। दिया है कि बच्चे के प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है, यानी बच्चे में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। तो किसके कारण हो सकती है? ए संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुसार से दिनचर्या, या अनुवांशिक और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया।
तो आप लोग बताएंगे क्या हो सकता है एक प्रतिभाशाली बच्चे में आनुवांशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। आपको दिया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांकेतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा की उपयोग को हतोत्साहित, देखिए जहाँ भी हतोत्साहित लिखा जाए वो बिल्कुल गलत हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये हतोत्साहित है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चे को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है या उन्हें अच्छे व्यवहार सिखाता है। तो 7 का आप लोग आंसर देंगे, क्या होगा इसका? इसका पहला ही हो जाएगा, उन्हें सांकेतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 दिया है आपको कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके की उपयोग पर। तो इसका आप लोग आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक तरीकों की उपयोग पर। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर दिया है कि अति संवेदनशील बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो क्या नहीं है? ये नहीं है कि बेचैन होने पर उन्हें डांट देना, बल्कि बेचैन होने पर उन्हें समझाना, बुझाना और उसे बताना। अति संवेदनशील बच्चा है। तो प्रश्न 10 देखेंगे। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होते हैं? जैसे अलग अलग तरीकों से सोच सकता है तो उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के बच्चों को हम क्या करते हैं? सृजनात्मक बच्चा। वो कैसा होता है? सृजनात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप लोग। 11वां प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, या अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, या किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो 11 का आप लोग आंसर देंगे, क्या होगा? तो क्या होगा? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्या हो जाएगा इसका? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब बताइए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो आपको संवेग बताना है, कौन सा संवेग है। तो आपको बता दें, जो मैकडूगल साहब हैं उन्होंने क्या किया है, हमें 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। इन्हीं में से एक आपका संवेग है, उसको आपको बताना है कि कौन सा संवेग है। तो इसमें कौन सा संवेग है? डर हमारा एक संवेग है। क्या है? डर एक हमारा संवेग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपको दिया है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? आपको बताना है। तो बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा, या बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, या बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण और ज्ञान है। तो इसमें से आंसर देंगे आप लोग, क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका?
सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप लोग। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना या पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, या कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। तो 14 का आप लोग आंसर देंगे क्या होगा। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे क्या हो जाएगा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इसमें से आप लोग बताएंगे कि कौन सा विकल्प है जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों, जो हम दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बाल साहित्य हम उसे कभी भी यूज कर सकते हैं। तो पहले के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बताएंगे वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो 16 का आप लोग आंसर देंगे क्या हो जाएगा, वे क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में एक हैं। तो प्रश्न 17वां देखेंगे आप लोग क्या दिया है। 17वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद। तो इसका आप लोग आंसर देंगे क्या होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होगा, रचनावाद हमारा सही आंसर होगा। रचनावाद पर जब बहुत ज़्यादा जोर देता है एनसीएफ 2005। अब प्रश्न नंबर आपका 18 दिया है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। बिल्कुल नहीं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, उपस्थिति जरूरी नहीं है। वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल सही है। अब वे अच्छी तरह से वर्दी पहने या स्कूल में आते हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, वे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे। दिया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, हो सकता है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी हो सकता है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमें देखना है कि इसमें हमारा सबसे अधिक सही कौन है। तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपको दिया है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। चुप्पी साधे रहने के लिए या शिक्षकों को निर्देश देने में, या बच्चे को उनके पाठ रटकर याद करने में। रटकर तो देखो जहाँ भी रटकर आ जाए बिल्कुल गलत होगा।
जहाँ भी रट कर आ जाए बिल्कुल गलत होगा। और बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 देखिएगा, दिया है कि आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के लिए किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसी के साथ जाएंगे। जो सब निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा जा सकता। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा जा सकता पियाजे के अनुसार। चलिए 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, इसमें से आप लोग बताएंगे कि कौन सी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो बताएंगे आप कौन सी सीमा नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्या हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ये पूर्व अवस्था, बच्चे जो पूर्व अवस्था है उसमें नहीं आता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, अब आपको दिया है 24, इसमें आपको बताना है डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बताने का एक सुखद तरीका है। यह क्या हो जाएगा, यह समय बताने का नहीं, क्या हो जाएगा, समय, ये मिस्टेक है वहाँ पे टाइपिंग। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो इसके अलावा बाकी आपके देखिए वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, तो ये सब दिया है आपको। लेकिन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन के साथ जाएंगे, हम लोग जाएंगे बी के साथ। यह समय बिताने का सुखद तरीका है के अलावा छोड़ के सबको निम्नलिखित कारण खेल युवा बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिर्फ यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये नहीं निभाता है। तो 25 देखेंगे, आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो वह आप विद्यार्थी से, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप विद्यार्थी से ऐसा कौन सा प्रश्न पूछेंगे जो विद्यार्थी को गंभीर रूप से सोचने पर क्या कर दे, आमंत्रित कर दे या मजबूर भी कर सकता है। तो सही जवाब क्या है, आप ये पूछेंगे क्या बच्चे से कि सही जवाब क्या है, या आप ये प्रश्न करेंगे कि क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, गंभीर रूप से, जब आप बच्चे को सोचने पर गंभीर रूप से आमंत्रित करेंगे तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये प्रश्न आप बच्चे से पूछेंगे, तभी वो गंभीर रूप से सोचेगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26, आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बताएंगे थैमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण या रैंकिंग, या व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करना, या परियोजना विधि है, समूह बनाना या रैंकिंग, करके सीखना। तो देखो सबसे अच्छा है करके सीखना, परियोजना बनाना और सहयोग से सीखना। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 27 देखेंगे, आप लोग दिया है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है।
तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। आपको बताना है कौन सा कथन है जो बताता है कि शिक्षा ही जीवन है। तो इसमें आप लोग बताएंगे क्या है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जीवन सच्चा शिक्षक है, ये हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो लगा वो बी है। बताएंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। यह सी ऑप्शन में दिया है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो 28 का आप लोग आंसर देंगे। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्या होगा इसका आंसर। और 30 में से आपको 30 ही सही लाना है। तो क्या हो जाएगा? देखो, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। ये डी हमारा सही हो जाएगा। अब 29 देखेंगे कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। अब देखिए, उस बच्चा थोड़ी ना पूरी जिम्मेदारी लेगा सीखने की। तो ऑप्शन बी दिया है कि एक संदर्भ जो इसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगर स्वयं करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। इसे हम पाड़ कहते हैं कि थोड़ा पहले सहयोग कर दिया जाता है, फिर वो बच्चा धीरे धीरे अपने ही सहारे से करने लगता है। तो इसमें सबसे सही है एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, या में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका का पालन करता है, या स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री के गुणों का क्या होता है? समायोजन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, और आपको क्या करना है? क्लास को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली आपके लिए 30 प्रश्न लाते हैं, और इस 30 में से अगर 30 आते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और 30 में से 25 भी आप कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।